Welcome all of you. So let's discuss the Economic Survey Chapter 4. Economic Survey 2022 to 22-23 में the fourth chapter is Monetary Management and Financial Intermediation. So monetary management मतलब ये है that we are going to discuss about the monetary policy and aspects related to monetary policy. तो monetary policy, money policy of the economy, and हमारा objective है समझना कि monetary policy का क्या approach रहा है, especially in relation to the role of money, मनी सप्लाई कैसे बढ़ा है, हाउ द बैंक इज परफॉर्मिंग, हाउ द मार्केट्स आर परफॉर्मिंग, हमारे कैपिटल मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस वी नीड टू बी आस्किंग. सो इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल. यहाँ से आपको इसका पीपीटी मिल जाएगा. द पीपीटी वुड बी शेयर्ड हियर. नाउ इफ यू सी द चैप्टर, इट इज सेइंग दैट फाइनेंशियल ट्रेंड एंड लिक्विडिटी सिचुएशन. सो लिक्विडिटी सिचुएशन मीन्स so how easily the liquid means money is available in the market. कितना आसानी से आपको पैसा मिल पा रहा है फॉर द फ्यूचर. सो एज पर हमारी इकोनॉमी में कोविड के टाइम क्या हुआ था, गवर्नमेंट फॉलोड और अदर आरबीआई फॉलोड अ एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी. तो कोविड टाइम में, दैट इज फ्रॉम मार्च, कोविड-19 आया था तो मार्च 2020 ऑनवर्ड्स, और अगर हम मारते हैं मार्च 2022, इस फेज में वी विटनेस्ड अ फेज वेयर लिक्विडिटी वाज पम्प्ड, यानी पैसा हमने बहुत सारा पंप किया, मनी वाज पम्प्ड. तो मनी सप्लाई को हमने बढ़ाया, और इस मनी सप्लाई में एक और एस्पेक्ट हुआ दैट इंटरेस्ट रेट केम डाउन सब्सटैंशियली. जो हमारे इंटरेस्ट रेट थे, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, ऑल ऑफ देम केम डाउन. मनी अगर इजीली अवेलेबल होगा तो the loan rate will be less, and that is good for the economy because people will get money at a cheaper rate, और इससे आपको इकोनॉमी में फायदा मिलेगा. So that is what happened. तो यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी सिचुएशन इन द लास्ट 1 year से पहले की बात करते हैं, तो इंडिया was following a liquidity expansive policy और मनी सप्लाई को हमने बढ़ाया था. बट फिर क्या हुआ दैट इंटरेस्ट रेट लोअर साइड थे बट इन्फ्लेशन इंक्रीज. ग्लोबल फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पर इन्फ्लेशन बढ़ा. एंड व्हेन द इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड, देन आरबीआई हैड टू फॉलो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. आरबीआई को मनी सप्लाई कम करना पड़ा. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट जिसको बोलते हैं रेपो रेट, एंड रेपो रेट इज नथिंग बट इट इज द पॉलिसी रेट ऑफ द इकोनॉमी. तो आप रेपो रेट को ऐसा समझ सकते हैं दैट रेपो रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट ऑफ द इकोनॉमी. इसको हम बेस रेट भी कहते हैं, और अदर इट इज पॉलिसी रेट. ऑल द रेट्स इन द इकोनॉमी आर, यू कैन से, लिंक विद रेपो रेट, या कह लीजिए सबकी पेगिंग रेपो रेट से होती है. अगर रेपो रेट चेंज होगा, ऑल अदर रेट्स इन द इकोनॉमी विल चेंज. द लोन रेट हो गया, आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, डिपॉजिट रेट्स हो गया, एफडी रेट्स हो गए, ऑल रेट्स आर समवेयर लिंक विद रेपो रेट. तो रेपो रेट क्या होता है? इफ आई हैव टू डिफाइन रेपो रेट एट अ वेरी बेसिक लेवल, अगर एक लेमैन टर्म्स में देखें तो रेपो रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक. आरबीआई लेंड्स टू बैंक, और ये जो लेंडिंग होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है. नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई शॉर्ट टर्म? बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स, स्पेशली मनी सप्लाई ऊपर नीचे होता है. तो दैट इज वेयर बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, इट इज मेनली शॉर्ट टर्म. तो बैंक्स की रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म होती है, एंड देयर बाई दे हैव टू लुक अप टू आरबीआई. आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. आरबीआई लास्ट बैंक होगा जिससे बैंक्स हेल्प लेंगे. सो आरबीआई will make sure that banks credit requirements are met through repo window. तो ये रेपो विंडो को हम यूज करते हैं, इसको हम लोग रीपर्चेज अग्रीमेंट भी कहते हैं. ओके, सो इट इज कॉल्ड रीपर्चेज अग्रीमेंट. रेपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेज अग्रीमेंट. तो इट इज बेसिकली अग्रीमेंट बिटवीन आरबीआई एंड बैंक कि हम आपको पैसा दे रहे हैं एंड आपसे हम सिक्योरिटी ले रहे हैं, बट वी विल रीपर्चेज इट आफ्टर लेटर डेट. टेक्निकल लेवल पे अगर समझे तो इसको ये कह सकते हैं दैट आरबीआई विल लेंड टू द बैंक, और बैंक उनको सिक्योरिटी देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और बाद में आरबीआई उसको रीपर्चेज कर लेता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रीपर्चेज अग्रीमेंट. द पीरियड ऑफ रेपो रेट कैन बी एज मिनिमम एज 1 days, मिनिमम 1 day हो सकता है, 15 day, 21, 22 day, ऐसे करके विंडोज हमारे डिफाइंड है. तो आई विल नॉट गो इनटू फर्दर टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकलिटी में इसमें और भी बहुत सारे टाइप्स होंगे. So if you see the repo rate increased by 2.25%. जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो 2.25 था, अभी रेपो रेट 2.5% ऊपर है, यानी हमारा रेपो रेट जो है वो 4 से 6.5% पहुंच गया है.
दैट मीन्स ऑन एन एवरेज इकोनॉमी में जो भी हमारे लेंडिंग रेट्स हैं दे शुड हैव इंक्रीज बाय एटलीस्ट 2.5%। अगर आप बैंक लोन, आपने कार का लोन 7% पे लिया होगा, तो अब वो शायद 8 साढ़े 8% मिनिमम या 9% आपके पास मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज द लोन रेट्स आर लिंक विद द रेपो रेट। तो रेपो रेट को बढ़ाने का रीजन सिर्फ यही था दैट इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन वॉज ऑन द हाइयर साइड। अगर आप इन्फ्लेशन का ट्रेंड देखोगे पिछले 1 साल में, तो इन्फ्लेशन हाइयर साइड पे था, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाज द अप्रोच। तो आरबीआई का अप्रोच था इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और इन्फ्लेशन टारगेट जो होता है वो 4% होता है, ±2%। यानी ये जो विंडो होना चाहिए 2 to 6%, 4 - 2 = 2, 4 + 2 = 6। तो ये हमारा एक रेंज है जिसमें इन्फ्लेशन को होना चाहिए। एंड आरबीआई का जो ऑफिशियल पॉलिसी है दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो इन्फ्लेशन, हमारा रेपो रेट का मैनिपुलेशन इस तरह से होना चाहिए दैट इन्फ्लेशन हैज टू कम इन दैट रेंज। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, नवंबर दिसंबर तक इन्फ्लेशन टारगेट रेंज में आ गया था, बट नाउ इन द लास्ट 3 मंथ्स इन्फ्लेशन फिर ऊपर चला गया है। ओके, सो बिकॉज ऑफ द रेपो रेट हाइक इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गया, बिकॉज लोन महंगा हो गया, बैंक लेंडिंग नहीं लेगा, बैंक नहीं लेंड करेगा, बैंक लोन नहीं लेगा तो लोग नहीं लोन लेंगे। सो इन जनरल हमारे इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मनी सप्लाई विल बी लेसर। सो रिड्यूस मार्केट लिक्विडिटी रिजल्टेड इन टाइटरी मनी मॉनेटरी पॉलिसी। यानी मनी पॉलिसी टाइटनिंग हो गया, यानी मनी इज नॉट इजीली अवेलेबल, और अगर अवेलेबल है तो हायर इंटरेस्ट रेट पे है। तो इसको कहते हैं फिजिकल मॉनेटरी कंसोलिडेशन, और यू कैन से टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो टाइटर मनी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम है, लिक्विडिटी सिचुएशन थोड़े से टफ है। नाउ गोइंग अहेड, कुछ कॉन्सेप्ट है रिजर्व मनी एंड ब्रॉड मनी। रिजर्व मनी क्या होता है? रिजर्व मनी कोई भी ऐसा मनी जिसको, इसको बेस मनी भी कहते हैं, जो आरबीआई प्रिंट करता है स्टार्टिंग में, जिस जहां से बेस मनी या इसको मॉनेटरी बेस भी कहा जाता है, यहां से मनी सप्लाई शुरू होती है। तो पब्लिक लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे आरबीआई इस काम करता है। सो आरबीआई जो पैसा स्टार्ट करता है उसको हम मॉनेटरी बेस कहते हैं, एंड दैट इज द रिजर्व मनी। यही मनी जो है हमारे बैंकिंग सिस्टम में आता है। तो एक मनी तो आरबीआई क्रिएट कर रहा है, दूसरा बैंक्स भी क्रिएट करते हैं मनी, तो फिर वो मनी सप्लाई बढ़ के ब्रॉड मनी हो जाता है। ओके, तो इफ आई हैव टू से रिजर्व मनी को हम मॉनेटरी बेस कहते हैं, यानी पूरी इकोनॉमी का जहां से पैसा स्टार्ट होता है, दिस इज द बेस। यही मनी फर्दर बैंक्स यूज करते हैं। दिस मनी इज क्रिएटेड बाय पब्लिक, या कह लीजिए गवर्नमेंट कह लीजिए। ठीक है, बैंक इस पैसे को यूज करते हैं। बैंक्स ऑल्सो यूज डिपॉजिट्स, बैंक्स डिपॉजिट्स को भी यूज करते हैं। तो एम नॉट, फिर उसमें डिपॉजिट्स ऐड होते हैं, और फर्दर जो है इस ये बढ़ के M3 हो जाता है, इसको हम ब्रॉड मनी कहते हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी का मनी सप्लाई को M3 कहा जाता है। सो M3 इज द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब मनी सप्लाई होता का है, मनी कैसे बढ़ता है इकोनॉमी में? ब्रॉडली देयर आर 3 वेज। पहला तो एम नॉट मॉनेटरी बेस, ठीक है, जो आरबीआई प्रिंट करता है। दूसरा, बैंक के पास जब पैसा आप रखते हो, सो यू गो टू द बैंक एंड यू डिपॉजिट मनी। अब बैंक जो है बहुत इंटरेस्टिंगली पैसा जनरेट करता है। आपको बैंक मान लीजिए 100 रुपए का लोन देता है। अगर बैंक आपको 100 रुपए का लोन दे रहा है, तो बैंक उस 100 रुपए के लोन के अगेंस्ट एक 100 रुपए का डिपॉजिट भी क्रिएट करता है इन द बैंक। आप देखो ना, अगर आप बैंक आपको 100 रुपए का लोन दे रहा है, तो बैंक 100 रुपए का डिपॉजिट भी क्रिएट करता है अपने बैंक में आपके अगेंस्ट। तो ये आपकी लाइबिलिटी हो जाती है और ये बैंक का असेट हो जाता है। तो व्हेन यू क्रिएट टेक अ लोन, एक्चुअली आपके का एक बैंक डिपॉजिट भी क्रिएट होता है। दैट मीन्स जब आपने बैंक ने आपको लोन दिया, तो बैंक ने मनी सप्लाई भी क्रिएट किया। इट इज प्रैक्टिकली लाइक बैंक ने हवा में से पैसा क्रिएट कर दिया है। तो दैट इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो दूसरा होता है बैंक्स क्रिएट करते हैं, इसको प्राइवेट मनी, प्राइवेट प्लस पब्लिक कहा सकते हैं। और उसके अलावा मनी सप्लाई जो इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमी से आता है। तो इफ आई हैव टू सी मनी सप्लाई M3, तो M3 मतलब टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और अगर टोटल मनी सप्लाई को देखना है, तो आई कैन अंडरस्टैंड टोटल मनी सप्लाई एज, मनी सप्लाई क्या होगा एट अ वेरी लॉजिकल लेवल? टोटल मनी सप्लाई होगा कैश हेल्ड विद बैंक्स, तो हेल्ड विद पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है ना, तो जो भी हमारे इकोनॉमी में कैश चल रहा है वो होगा मनी सप्लाई, पहला पार्ट। दूसरा, डिपॉजिट्स विद बैंक।
तो बैंक के पास जो डिपॉजिट होगा, कैश इन सर्कुलेशन, यानी पूरी इकोनॉमी में जो भी कैश सर्कुलेशन में यूज हो रहा है, जो हमारे पास है, आपके पास है, आपके तिजोरी में है, कहाँ जहां जहां है, वो पहला मनी सप्लाई का पार्ट हो गया। दूसरा डिपॉजिट विद बैंक। अब ये डिपॉजिट सेविंग अकाउंट है, या फिर करंट अकाउंट है, या फिर आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सो टेक्निकली यही मनी सप्लाई होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं M3। और इसको ब्रॉड मनी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल मनी दैट वी कैन इमेजिन इन द इकोनॉमी। ठीक है ना, तो मनी का एक ब्रॉडर डेफिनेशन है, क्योंकि मनी सप्लाई में M0 भी आएगा, तो M3 इज द ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ मनी सप्लाई दैट वी कैन हैव। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर रिजर्व मनी एंड ब्रॉड मनी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? रिजर्व मनी बढ़ रहा है, आरबीआई मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा रही है। ब्रॉड मनी इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज पीपल आर यूजिंग मनी इन द इकोनॉमी, और टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लोगों की बैंकिंग हैबिट्स इंप्रूव हो रही है। तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन कि लोग बैंक को यूज कर रहे हैं, बैंक से डिपॉजिट्स ले रहे हैं, पुट कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ मनी सप्लाई इज बीइंग यूज्ड। तो रिजर्व मनी एंड ब्रॉड मनी ईयर ऑन ईयर बढ़ा है 10.3%, 8.7%, while money multiplier has remained constant on an average of 5.1। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर होता है M3 by M0, यानी ये बेस मनी से टोटल मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में बढ़ा है वो कितना है, तो इसको हम लोग मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर मतलब मनी कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द इकोनॉमी। लोग कितना बैंकिंग सिस्टम को, मॉनेटरी सिस्टम को यूज कर रहे हैं, वहां से आती है। सो टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें तो हमारा रिजर्व मनी एंड ब्रॉड मनी बढ़ा है, एंड द मनी मल्टीप्लायर हैज इंक्रीज, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अब कुछ इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। तो रेपो रेट को ही हम पॉलिसी रेट कहते हैं, बाकी सारे रेट आर लिंक्ड विद रेपो रेट। तो एक है रेपो रेट, तो आप देखिए रेपो रेट ग्रीन से है, राइट। सो यू कैन सी रेपो रेट वाज लेस, 4% था, और सडनली रेपो रेट यहाँ से अप्रैल 2022 से पिछले एक साल में रेपो रेट हैज इंक्रीज, और अभी 6.5% है। कोविड से पहले आपका रेपो रेट कम ज़्यादा था, और यहाँ पर आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया था। कोविड से जस्ट पहले इट वाज अराउंड 5.25%, और अभी 6.5% पे हो गया है। यानी ओवरऑल जो लेंडिंग रेट्स हैं इकोनॉमी में बढ़े हैं प्री कोविड लेवल पे भी। तो इफ यू गेट MCQ की प्री कोविड लेवल से हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, आंसर वुड बी यस। जो फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट है वो नीचे है। रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। अगर आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई ज्यादा है इकोनॉमी में, तो वो एब्जॉर्ब करती है लिक्विडिटी को, पैसे को स्टक करने की कोशिश करती है, और उसके लिए हम लोग एक टूल करते हैं जिसको यूज कर, जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पर बैंक जब पैसा अपना आरबीआई के पास रखवाता है, तो बैंक को आरबीआई इंटरेस्ट देती है। सो इफ यू सी, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में आरबीआई ने एक नया इनोवेशन किया जिसका नाम है SDF, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। तो स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत आरबीआई ने एक नया, यानी रिवर्स रेपो रेट का यूज कम कर दिया है, और आरबीआई ने एक नया टूल निकाला है जिसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसमें अगर आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है, तो आरबीआई, अब देखो ना, आरबीआई दो तरीके से मनी सप्लाई कम कर सकता है, रेपो रेट बढ़ा के। दूसरा, जो पैसा बैंक के पास है उसको वो कहे कि आप हमारे पास रख दो, एंड दैट वुड बी इधर रिवर्स रेपो विंडो और स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी विंडो। अब दोनों में फर्क क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल है, बट इसको अगर आप इन अ वेरी सिंपल वे इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी एक ऐसा इनोवेटिव टूल है जहां पर आरबीआई बैंक को कहता है कि आप अपना पैसा रखो हमारे पास, और यहाँ पर सिक्योरिटी का लेन देन नहीं होगा, क्लियर कट आपको हम इंटरेस्ट पे करेंगे। बट इन रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट सिक्योरिटीज का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, तो बैंक की जो एडिशनल लाइबिलिटी होती है सिक्योरिटी को रखने की, मैनेज करने की, वो कम हो जाती है। सो दैट इज वेयर SDF इज मोर सुटेबल। तो अगर आप देखोगे तो SDF विंडो बाद में स्टार्ट हुआ है, पिछले एक साल में SDF विंडो स्टार्ट हुआ है, और SDF विंडो भी सेम है जो रिवर्स रेपो रेट काम करता है। तो अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज SDF, सो SDF इज अ टूल, एक नया टूल है जिसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ये है टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी इन द मार्केट, यानी हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको हमें एब्जॉर्ब करना। सो बोथ रेपो एंड SDF दोनों के थ्रू हम लोग लिक्विडिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, लिक्विडिटी कम कर रहे हैं या मनी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि मनी सप्लाई ज्यादा है, उसको हमें धीरे धीरे कम करना है।
अब इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, आई विल नॉट गो इनटू दैट। ठीक है, तो ये हमारे पॉलिसी रेट है। एक और है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, विच इज ऑल्सो अ विंडो ऑफ लेंडिंग टू द बैंक्स। तो हमारा अगर आप देखोगे तो इफ यू सी द लास्ट 1 ईयर, तो लास्ट 1 ईयर में इंटरेस्ट रेट्स, एसडीएफ रेट्स हैव कंसिस्टेंटली इंक्रीज, रिवर्स रेपो रेट फिक्स्ड है, इसको चेंज आरबीआई ने नहीं किया है। बेसिकली ये टूल अब यूज कम हो रहा है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन? तो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब आरबीआई ने जो पॉलिसी डिसीजन लिए हैं उसका इफेक्ट नीचे तक पहुंचे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आरबीआई कहता है कि हमको लोन रेट्स कम करने हैं, आरबीआई के डिसीजन से लोन रेट कम होता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंक्स लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स रोज इन स्टेप विद रेपो रेट, यानी बैंक का जो लेंडिंग रेट है, डिपॉजिट रेट है, वो बढ़ा है क्योंकि रेपो रेट भी बढ़ गया है, नेचुरल सी बात है। ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो है ये भी बढ़े हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बैंक्स आर जनरेटिंग रेवेन्यू, सॉरी, गवर्नमेंट इज जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसका डिमांड बढ़ा है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है। बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म, देयर आर 4R स्ट्रेटजी, अभी 3R पिक्चर आई थी, आरबीआई बहुत टाइम से 4R स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है इकोनॉमी को बूस्ट करने का। व्हाट आर द 4R स्ट्रेटजी? रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। तो बैंक सेक्टर ने 4R स्ट्रेटजी फॉलो किया था और इकोनॉमी में पिछले 7-8 सालों में इकोनॉमी को रिवाइव किया गया है। एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का जो असेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुआ है। असेट क्वालिटी मतलब, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि बैंकिंग सेक्टर वेंट थ्रू अ क्राइसिस और बैंक का असेट क्वालिटी पुअर हो गया था, मतलब बैंक ने जो लोन दिए थे वो बैड हो गए थे, दे वर टर्निंग बैड एंड दे वर कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंक का असेट क्वालिटी मतलब जो बैंक ने जो लोन दिया है वो क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। और एनपीएज, जो हमारे एनपीए थे, ग्रॉस एनपीए, दे हैव डिक्रीज फ्रॉम 8.2 टू 5%, यानी 2022 में इन्फ्लेशन, सॉरी, ग्रॉस एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब बैंक जो लोन देता है वो अगर वो डिफॉल्ट हो जाते हैं तो एनपीए हो जाता है। तो वो एनपीएस काफी कम हुए हैं, विच इज अ गुड साइन इन द इकोनॉमी एंड दैट इज समथिंग विच शोज द स्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो एनपीएस जो है 8.2 से 5% पे आ गए हैं। इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, स्पेशली नॉन फूड क्रेडिट का, और एनबीएफसी क्रेडिट यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल क्रेडिट भी जो है वो बढ़ रहा है इन कंपैरिजन आईबीसी, यानी अगर कंपनीज डिफॉल्ट करती हैं, लोन डिफॉल्ट करते हैं, तो आईबीसीज हैव इम्प्रूव। और मार्केट्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है। मार्केट्स का डेवलपमेंट मतलब कंपनीज जो है वो आईपीओज को यूज करके फोकस कर रही हैं। द ओवरऑल कैपिटल रेज बाय कंपनीज नियरली ट्रिपल्ड, यानी मार्केट को यूज करके कंपनीज पैसा मार्केट से उठा रही हैं। एंड प्राइमरी मार्केट, यानी जब पहली बार आप पैसा रेज करते हो प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट मीन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनका उनका हम व्यू पॉइंट लेते हैं। तो वी कैन से दैट इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट, पेंशन मार्केट, ये सारा इंप्रूव हो रहा है। तो डिस्पाइट द वाइडस्प्रेड वोलेटिलिटी, इंडियन स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म्ड इंटरनेशनल काउंटर पार्ट, हमारा मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी, ऑल्सो इकोनॉमी भी स्ट्रेंथ फोकस कर रही है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ आरबीआई की पॉलिसी जहां इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं उससे भी मार्केट्स में एक अच्छा इंडिकेशन जाता है। इंश्योरेंस मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है 10.2%, और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डेंसिटी दोनों कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। एक ग्रोइंग मार्केट है, लोगों की इनकम बढ़ेगी, पीपल विल इंश्योर देमसेल्फ एंड इंडिया विल मूव टूवर्ड्स अ पेंशन सोसाइटी। तो पेंशन सोसाइटी की तरफ हम मूव करेंगे और पेंशन जो है फंड्स भी बढ़े। आप देखिए ये सारा है क्रेडिट ग्रोथ टू एनबीएफसी, क्रेडिट ग्रोथ, यानी ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ का परसेंटेज पॉजिटिव रहा है एंड दैट इज द गुड थिंग। लैक्स ऑफ करोड़, आप देखिए 13 से लेके अभी तक देखते हैं दैट अमाउंट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, ट्रिपल अमाउंट जो है हो चुका है। ठीक है, अब कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पहला सवाल है ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा सी है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है, बेचती है, एंड बाय दैट मनी सप्लाई को वो रेगुलेट करती है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो इट इज इट मॉनेटरी पॉलिसी एम्प्लॉयड बाय आरबीआई
टू बैलेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। यहाँ पर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है, बेचती है, और इससे मनी सप्लाई को एड्रेस किया जाता है। अगर गवर्नमेंट आरबीआई अगर परचेज बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर रही है आरबीआई, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, और अगर सेल कर रही है तो मनी सप्लाई कम होगा। अगर मान लीजिए मैं आरबीआई हूँ और मैं परचेज करता हूँ, किससे परचेज करूंगा? आपसे परचेज करूंगा। आपसे परचेज करूंगा तो आपको मनी दूंगा। तो इफ आई एम परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज आरबीआई, मनी सप्लाई आपका बढ़ेगा, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो मनी सप्लाई कम होगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टेक्निकल है, सी द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। So if you see the question, which of the following is are the purpose of statutory reserve requirement? Statutory reserve requirement मेनली हम लोग यहाँ सीआरआर और एसएलआर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सीआरआर एसएलआर एक तरह से रिजर्व मनी है, और आरबीआई इसको बैंक्स को फोर्स करती है फॉलो करने के लिए। टू इनेबल सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ एडवांसेस बैंक कैन क्रिएट, बिल्कुल। सीआरआर एसएलआर को अगर आरबीआई ऊपर नीचे मैनिपुलेट करती है तो बैंक्स लेंडिंग कितना कर पाएंगे वो रेगुलेट हो सकता है। आरबीआई कैन बी रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, टू मेक पीपल डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, सेफ तो है, लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, बट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन यूपीएससी के एमसीक्यू का जो क्विज जो की आया था उसमें इसको गलत माना था। तो इफ यू आस्क मी, 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक को देखते हैं, टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। अब ऐसा कोई इंटेंशन आरबीआई का नहीं होता है, कमर्शियल बैंक है, प्रॉफिट जनरेट करें, दैट इज कंप्लीटली ओके। टू फोर्स बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट, वॉल्ट कैश के लिए दूसरे टूल्स यूज होते हैं, ये यूज नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 4 इज रॉन्ग एंड 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर इधर ए या बी होगा। मेरे हिसाब से आंसर बी है, बट यूपीएससी की के हिसाब से आंसर ए है, तो हम यूपीएससी की के हिसाब से ही चलते हैं, बट इफ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से आंसर जो है वो बी होना चाहिए, राइट। तो दैट इज हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड। तो ये आपका आंसर मैंने ए ही की के हिसाब से देखा है। और ऑप्शन, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू गिव इफेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसीज, एसआरआर लाइक सीआरआर एंड एसएलआर आर एम्प्लॉयड बाय टू हैव अ कंट्रोल ओवर अमाउंट ऑफ एडवांसेस बैंक कैन क्रिएट। तो ये बिल्कुल सही है, और बाकी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, एसएलआर क्या होता है, कैसे होता है। तो दिस यू कैन गो थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इनमें से कौन सा टूल इज द कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी कंपोनेंट है? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू। बहुत सिंपल है, बैंक रेट एंड ओएमओ, तो आपका आंसर सी होना चाहिए, क्लियर कट। ये पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। यही दोनों पार्ट मॉनेटरी पॉलिसी के होते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, देख के एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बैंक रेट, ओपन मार्केट आर ऑपरेशंस आर द 2 सच इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर यूज्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, सोल्यूशन इसमें है, एंड हाउ दे ऑपरेट दैट इज आल्सो देयर। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सब लोग को ध्यान देना चाहिए। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, ठीक है, अगर मनी सप्लाई सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, और मनी का डिमांड बढ़ जाता है, तो व्हाट विल हैपन? यानी मनी सप्लाई, मान लो मनी सप्लाई एक्स है और इसको आपने फिक्स कर दिया, कहा कि ये तो नहीं बढ़ सकता है, तो क्या होगा? फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, प्राइसेस कम होंगे, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन सीधा सा है, वेरी सिंपल। तो मनी सप्लाई हम फिक्स कर देते हैं और पैसे का डिमांड बढ़ जाता है, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर मनी सप्लाई को हमने फिक्स कर दिया, दिस इज फिक्स एंड द डिमांड ऑफ मनी विल गो अप, यानी मनी महंगा हो जाएगा, और मनी महंगा होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे सीधा सीधा लाइफ का रूल है ना, जिसका डिमांड बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। आप सर्विस में सिलेक्ट हो जाओगे, आपका डिमांड बढ़ जाएगा, है ना, आपकी पूछ बढ़ जाएगी। तो वैसी जिंदगी का फलसफा है कि जिसका डिमांड, सप्लाई फिक्स है, डिमांड ज्यादा है, उसका प्राइस ऊपर होगा। तो आंसर इज बी। तो ये बेसिक मार्केट रूल जो है वो हमारी लाइफ में भी फॉलो होता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 2 और क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चंस। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कौन सा सही है? इट डिसाइड्स आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट।
तो 6 लोगों की टीम होती है आरबीआई की, जो रेपो रेट, पॉलिसी रेट, ये सब डिसाइड करती है। ये बिल्कुल सही है। रेपो रेट इज द बेंचमार्क पॉलिसी रेट। इट इज अ 6 मेंबर बॉडी। ठीक है, तो ये तो गलत है, 2 इज आउट। ठीक है, इट फंक्शन चेयरमैनशिप और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल नहीं। आरबीआई गवर्नर के अंडर में ये काम करती है, तो आंसर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ये सिंपल से एमपीसी इज मेंटेन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? अगर आप 1 लाख विड्रॉ करते हैं, इफ यू विड्रॉ 1 लाख कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट, यानी अपने बैंक से 1 लाख रुपए निकालते हैं, तो टोटल मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? इफ यू विड्रॉ 1 लाख रुपी, तो मनी सप्लाई का डेफिनेशन क्या है देखते हैं। मनी सप्लाई कैश हेल्ड बाई पॉपुलेशन एंड डिपॉजिट विद बैंक्स। तो अब आपने क्या किया, आपने 1 लाख यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल। आपने यहाँ से 1 लाख को माइनस कर दिया, ठीक है ना, आपने कैश 1 लाख निकाल लिया। लेकिन वो पैसा कहाँ गया? वो आपके पास कैश फॉर्म में आ गया, तो यहाँ 1 लाख बढ़ गया। ठीक है, यानी टोटल मनी सप्लाई जो है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? इट विल रिमेन द सेम। तो मनी सप्लाई कम होगा 1 लाख से, बढ़ेगा या सेम रहेगा? कौन सा आंसर है? तो आंसर वुड बी सेम। आंसर होगा डी, मनी सप्लाई विल रिमेन सेम। क्योंकि अगर आप बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक में तो कम होगा, बट आपके हाथ में कैश इन हैंड बढ़ जाएगा। और मनी सप्लाई मतलब कैश विद पीपल एंड डिपॉजिट विद बैंक होता है। तो नेचुरली आंसर इज गोइंग टू बी डी। ये जो है सोल्यूशन सिंपल सा है, दैट कैन बी सीन। ओके, सो दैट कंप्लीट्स दिस। यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम फॉर फ्री काउंसलिंग एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। ठीक, यू कैन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।